एक ऐसा शहर जहां धुंध में सिर्फ सर्दी नहीं, साजिशें भी घुली थीं। एक ऐसी महिला अफसर जिसने वर्दी से नहीं, हौसले से डर के साम्राज्य को चुनौती दी। भ्रष्ट तंत्र, संगठित अपराध और एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर कांपता था, मित्तल साहब। लेकिन एक दिन सब बदल गया। ये सिर्फ एक पुलिस अफसर की कहानी नहीं है, ये है एक ऐसे जुनून की दास्तान जो हर उस सिस्टम से टकराया जहां कानून की जगह डर राज करता है। क्या आदिति राणा मित्तल को गिरफ्तार कर पाई? कौन था मित्तल और क्यों पूरा शहर उसके नाम से कांपता था? कैसे एक अकेली औरत ने तोड़ा भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो अंत में हुआ उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि कुछ महसूस कराती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें वो ताकत मिलती है जो हमें और भी सच्ची और दमदार कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आखिरी सीन तक बांध कर रखेगी। राजपुर की जंग डीएसपी आदिति राणा बनाम सिस्टम। लेट्स बिगिन। राजपुर की सुबह धुंध से घिरी हुई थी। आसमान में हल्के बादल तैरते हुए किसी धीमे गीत की तरह फैल रहे थे। ठंडी हवा शहर की गलियों से गुजरते हुए नीम और पीपल के पत्तों को हिला रही थी। सड़कों के किनारे चाय की दुकानों से उठती भाप में अदरक और इलायची की महक तैर रही थी। डीएसपी आदिति राणा ने अपने छोटे से घर के आंगन में खड़ी सफेद रंग की कार की तरफ कदम बढ़ाए। उनके चेहरे पर पिछली रात की थकान की परछाई साफ नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता की चमक भी मौजूद थी। उन्होंने हल्के नीले रंग की शर्ट और गहरे रंग की जीन्स पहनी हुई थी। बाल साधारण से जूड़े में बंधे थे। बिना मेकअप के उनका चेहरा और भी सादगी भरा लग रहा था। आज का दिन उनके लिए निजी जिम्मेदारियों और पेशेवर कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने वाला था। मां की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बिगड़ी हुई थी और सेव लाइफ हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आदिति ने खुद उन्हें वहां ले जाने का निश्चय किया। उन्होंने न सरकारी गाड़ी मंगवाई, न सुरक्षा दल को साथ लिया। वह मानती थीं कि जहां तक संभव हो अफसर को आम नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कार का दरवाजा खोला और धीरे से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी धीरे से गली से निकलकर मुख्य सड़क की ओर बढ़ी। रास्ते में स्कूल जाते बच्चे रंग बिरंगे बैग के साथ भागते हुए नजर आए। सब्जी वाले अपने ठेले पर ताजा सब्जियां सजाते हुए आवाज लगा रहे थे। दूध वाले साइकिल पर बड़े बड़े कैन बांधकर घर घर दूध पहुंचा रहे थे। आदिति का मन मां की चिंता में उलझा हुआ था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वह अपने भीतर एक सिपाही की तरह अनुशासन बनाए रखती थी। राजपुर की भीड़-भाड़ वाली गलियों को पार करते हुए गाड़ी हाईवे पर पहुंची। सड़क के दोनों ओर धान और गेहूं के खेत फैले हुए थे। कहीं-कहीं किसान बैलगाड़ी से खाद ले जाते दिख रहे थे। हल्की धूप बादलों के बीच से झांककर सुनहरी किरणें बिखेर रही थीं। तभी सामने दूर एक बैरिकेडिंग नजर आई। पीले और लाल रंग के बैरिकेड सड़क के बीच में रखे थे और किनारे पर 2 पुलिसकर्मी खड़े होकर आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे थे। बीच में एक लंबा चौड़ा वर्दीधारी खड़ा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा रौब था, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आदिति की कार करीब पहुंची, उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने का संकेत दिया। आदिति ने बिना किसी बहस के गाड़ी को धीरे से किनारे लगाया। इंस्पेक्टर कमल ठाकुर कार की खिड़की की ओर बढ़ा, झुककर भीतर देखा और लापरवाही से बोला, लाइसेंस दिखाओ,
हेलमेट नहीं पहना, स्पीड भी लिमिट से ऊपर है, चालान कटेगा। आदिति ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। कमल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, अरे तो कानून पढ़ाने आई हो, यहाँ मेरा इलाका है, जो कहूंगा वही होगा। आदिति चुपचाप उसे देखती रही। वह जानबूझकर अपनी पहचान छिपाना चाहती थी ताकि देख सकें कि एक आम नागरिक के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करते हैं। कमल ने इधर उधर नजर घुमाकर धीमी आवाज में कहा, काम जल्दी निपटाना है तो 500 निकालो, वरना चालान में टाइम लगेगा। आदित्य ने जेब से पर्स निकालने की जगह फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। कमल ने यह देखकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, पीछे से एक कांस्टेबल आया और बोला, साहब, बाकी गाड़ियों को भी चेक करना है। कमल ने सिर हिलाया और आदिति से कहा, चलो थाने चलते हैं, वहां बैठकर बात करेंगे। आदिति ने बिना विरोध किए गाड़ी को उनके पीछे चलने दिया। थाने में पहुंचते ही कमल ने कुर्सी पर बैठकर कहा, नाम बताओ। आदिति ने बिना भाव बदले अपना नाम बताया। कमल ने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम है, लेकिन यहाँ नाम से कुछ नहीं होता। तभी थाने के बाहर से एक तेज सायरन की आवाज आई। कुछ ही पलों में थाने का माहौल बदल गया। गेट से 3 गाड़ियां अंदर आईं। उनमें से एक गाड़ी से राजपुर के एसपी उतरे। उनकी नजर सीधे आदित्य पर पड़ी और उन्होंने तुरंत सलाम ठोका। कमल के चेहरे से सारा रंग उड़ गया। एसपी ने ऊंची आवाज में कहा, ये डीएसपी आदिति राणा हैं और कमल, तुम्हारी शिकायत बहुत पहले से है, अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। थाने में खामोशी छा गई और आदिति ने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, काम करते समय फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कौन है, कानून सबके लिए बराबर है। थाने में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। कुछ देर पहले जो पुलिसकर्मी आदित्य को अनदेखा कर रहे थे, अब उनकी तरफ सीधे खड़े होकर सलाम कर रहे थे। इंस्पेक्टर कमल ठाकुर की आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। एसपी ने बिना समय गंवाए तुरंत आदेश दिया, कमल की वर्दी उतारो और उसे लाइन हाजिर करो। एक कांस्टेबल ने धीरे से उसकी बेल्ट खोली, सितारे निकालकर टेबल पर रख दिए। आदिति ने अपने फोन से पहले से तैयार कुछ दस्तावेज निकाले। उनमें पिछले कई महीनों की शिकायतें, लोगों के बयान और गुप्त सर्विलांस की रिपोर्ट शामिल थी। उन्होंने फाइल एसपी के हवाले करते हुए कहा, यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यहाँ की पूरी ट्रैफिक टीम महीनों से लोगों से जबरन वसूली कर रही है। एसपी ने फाइल को सरसरी निगाह से देखा और फिर कमल की तरफ गुस्से से देखा। कमल ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। वह कह रहा था, मैडम, ये सब गलतफहमी है, मैं तो बस कानून का पालन कर रहा था। आदिति ने हल्के लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कानून का पालन करने और कानून का दुरुपयोग करने में फर्क होता है और तुम यह फर्क भूल चुके हो। थाने के बाहर भीड़ जुटने लगी थी। किसी ने मोबाइल पर पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली थी और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा था। लोग कमेंट में लिख रहे थे, अब जाकर न्याय मिला। ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक सिखाना जरूरी है। कुछ ही देर में 2 न्यूज चैनल की वैन थाने के बाहर आ खड़ी हुई। रिपोर्टर हाथ में माइक लेकर आदिति के बारे में जानकारी जुटाने लगे। आदिति ने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को ताकत का गलत इस्तेमाल करने का लाइसेंस मानती है। अंदर एसपी ने आदिति से पूछा, अब आगे का प्लान क्या है? आदिति ने कहा, हमें पूरी ट्रैफिक टीम का ऑडिट करना होगा। पिछले 6 महीनों के चालान और रसीदों की जांच करनी होगी। साथ ही उन लोगों के बयान लेने होंगे
जिन्हें गलत तरीके से रोका और पैसे लिए गए। एसपी ने तुरंत आदेश दिया कि एक विशेष टीम बनाई जाए और आदित्य को उसका प्रभारी नियुक्त किया जाए। आदित्य ने टीम में ऐसे अधिकारियों को चुना जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं था। शाम होते होते जांच शुरू हो गई। आदित्य खुद मोटरसाइकिल पर बिना किसी वर्दी के बाजार की गलियों में घूमी। उन्होंने देखा कैसे कुछ पुलिसकर्मी छोटे दुकानदारों को धमकाकर उनसे मुफ्त सामान ले रहे थे, कैसे रिक्शा वालों से फालतू का चालान काटने के नाम पर पैसों की मांग हो रही थी। उन्होंने यह सब अपने गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड किया। रात को थाने में बैठक हुई। आदित्य ने सारे सबूत स्क्रीन पर दिखाए। टीम के बाकी अधिकारी भी चुपचाप देख रहे थे। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। इसी बीच कमल ठाकुर के बारे में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वह सिर्फ ट्रैफिक चालानों में ही नहीं बल्कि अवैध शराब के कारोबार में भी लिप्त था। रात के अंधेरे में ट्रकों को शहर में बिना चेक किए जाने देता था और बदले में मोटी रकम लेता था। आदित्य ने कहा, इस नेटवर्क को तोड़ना होगा, वरना एक कमल हटाकर दूसरे कमल पैदा होते रहेंगे। एसपी ने सहमति जताई और पूरी प्लानिंग आदित्य को सौंप दी। अगले दिन सुबह आदित्य ने अपनी टीम के साथ राजपुर के बाहरी इलाके में छापा मारा, जहां एक गोदाम में शराब की बड़ी खेप छुपाई गई थी। गोदाम का ताला तोड़ा गया तो अंदर सैकड़ों पेटियां नीटली रखी थीं। वहां मौजूद 2 लोग भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि यह माल कमल ठाकुर के इशारे पर यहाँ रखा गया था और यह हर महीने अलग अलग ट्रकों में यहाँ पहुँचता था। शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आदित्य की तारीफ कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भंडार आदित्य राणा ट्रेंड करने लगा। बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी सभी कह रहे थे कि अगर हर अफसर ऐसा हो तो राजपुर का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन आदित्य जानती थी कि अभी असली लड़ाई बाकी है। यह सिर्फ शुरुआत है। उन्हें उस पूरी चेन को तोड़ना होगा जो भ्रष्टाचार को जन्म देती है और उसे पनपने देती है। रात को घर लौटते समय उन्होंने माँ को सारी बातें बताईं। माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आदित्य की आंखों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जब तक आखिरी दोषी सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगी। आदित्य ने अगले ही दिन बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के निकलने का फैसला किया। उन्होंने साधारण सलवार सूट पहनकर बालों में क्लिप लगाई और एक पुराना स्कूटर लिया। सुबह की धुंध में शहर की गलियों से गुजरते हुए वह उस पुराने बाजार पहुंची जहां से कई शिकायतें आई थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि 2 ट्रैफिक कांस्टेबल एक छोटे से ठेले वाले से पैसे मांग रहे थे। ठेले वाला हाथ जोड़कर मना कर रहा था कि रोजाना देना मुश्किल है, मगर कांस्टेबल ने उसकी सब्जी सड़क पर गिरा दी और धमकी दी कि अगर अगली बार पैसे नहीं दिए तो ठेला उठा ले जाएंगे। आदित्य ने यह सब अपने छिपे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वह पास के एक चाय स्टॉल पर गईं, जहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि पुलिस और कुछ स्थानीय नेताओं का मिला-जुला नेटवर्क है, जो दुकानदारों और ट्रांसपोर्ट वालों से महीने का पैसा वसूलता है। आदित्य ने अनजान बनकर बातचीत में हिस्सा लिया। एक आदमी ने बताया कि यह नेटवर्क इतना गहरा है कि थाने से लेकर ऊपर तक हिस्सेदारी जाती है। आदित्य को समझ आ गया कि मामला सिर्फ ट्रैफिक वसूली का नहीं, बल्कि संगठित अपराध का है। शाम को वह स्कूटर से लौटते हुए एक गली में मुड़ गईं, जहां एक पुराना गोदाम था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही उन्हें बोरे और लकड़ी के बक्से नजर आए। पास ही 3 आदमी खड़े होकर पैसों का हिसाब कर रहे थे। आदित्य धीरे से फोन ऑन कर रिकॉर्डिंग करने लगी। तभी एक ने पीछे मुड़कर देखा, मगर आदित्य ने तुरंत स्कूटर स्टार्ट किया और भीड़ में गुम हो गईं। रात को अपने घर पर उन्होंने यह फुटेज एसपी और अपनी बनाई विशेष टीम के सामने पेश की।
सबके चेहरों पर गंभीरता थी, क्योंकि अब मामला सामान्य भ्रष्टाचार से बढ़कर माफिया के स्तर का लग रहा था। अगले दिन सुबह आदित्य एक गुप्त मीटिंग में गई, जहां पुलिस के कुछ ईमानदार अफसर और 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। वहां तय हुआ कि पहले इस नेटवर्क के पैसों का रास्ता पकड़ना होगा। आदित्य ने अपनी योजना बताई कि वह अगले कुछ दिनों तक एक छोटे व्यापारी का रूप धरकर इनसे डील करने की कोशिश करेंगी, ताकि सबूत सीधे उनके हाथ में आए। अगले 3 दिन आदित्य ने यह किरदार बखूबी निभाया। उन्होंने खुद को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की मालिक बताकर पेश किया, जिसे शहर में सामान लाने के लिए पुलिस से सुरक्षा चाहिए। नेटवर्क के लोग उनके पास आए और खुले शब्दों में कहा कि महीने का 50,000 देना होगा, तब काम बिना रोके चल सकेगा। आदित्य ने नकली नोटों का पैकेट तैयार कराया और सौंपते समय पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड की। अब उनके पास पैसों की डील, धमकी और नेटवर्क के असली चेहरों के सबूत थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि यह सब एक छाया जैसे आदमी के इशारे पर चलता है, जिसे सब सिर्फ मित्तल साहब के नाम से जानते हैं, मगर कोई उसे सामने नहीं देखता। आदित्य ने तय कर लिया कि अब अगला कदम मित्तल साहब तक पहुंचने का होगा और इसके लिए उन्हें शहर के अंधेरे हिस्सों में उतरना पड़ेगा, जहां कानून की नहीं बल्कि डर की हुकूमत है। आदित्य ने अगली सुबह ही तय कर लिया कि अब मित्तल साहब के करीब पहुंचने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने भरोसेमंद सूत्र से जानकारी जुटाई कि मित्तल शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने फैक्ट्री के ऑफिस में बैठता है। वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि चारों तरफ हथियार बंद लोग चौकसी करते हैं। आदित्य ने एक साधारण सेल्स एजेंट का रूप धरा, हल्की प्रिंटेड साड़ी पहनी, कंधे पर एक पुराना बैग टांगा और उसमें कुछ कागजात व नकली बिजनेस प्रपोजल रख लिया। उन्होंने अपने स्कूटर को फैक्ट्री से आधा किलोमीटर पहले छोड़ा और पैदल वहां पहुंची। रास्ते में टूटी सड़कें, जंग लगे बोर्ड और चारों तरफ फैली खामोशी उस जगह की खतरनाक कहानी खुद बयान कर रही थी। गेट पर खड़े 2 आदमी ने उन्हें रोककर सवाल किए। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा कि वह मित्तल साहब से मुलाकात करने आई हैं। एक ने फोन पर अंदर बात की, फिर उन्हें जाने की इजाजत दी। अंदर कदम रखते ही उन्हें धुएं और लोहे की गंध ने घेर लिया। बाईं तरफ पुराने मशीनों के ढेर और दाईं तरफ लकड़ी के बक्सों की कतार। बीच में बैठे 4-5 लोग, जिनकी नजरें बेहद ठंडी और संदेह भरी। आदित्य ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मित्तल के केबिन का दरवाजा खोला। अंदर एक लंबा कद वाला आदमी कुर्सी पर आधा झुककर बैठा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक। उसने बिना उठे कहा कि वह जानता है पुलिस उसके पीछे है। आदित्य ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा कि वह सिर्फ अपने बिजनेस के लिए सिक्योरिटी चाहती हैं। मित्तल ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि जो लोग सिक्योरिटी मांगते हैं वे या तो बहुत डरे होते हैं या बहुत चालाक। आदित्य ने कागजात मेज पर रखे और भीतर ही भीतर हर उसकी बात, हाव भाव और कमरे की हर चीज को नोट करती रही। अचानक मित्तल ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वह बैग उठा ले गया और आदित्य से बोला कि यहाँ हर चीज की कीमत होती है। फिर उसने चाय मंगाई और अजीब तरीके से उनकी तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वह जानती हैं कि इस शहर में कानून से ज्यादा ताकत डर की होती है। आदित्य ने हल्के स्वर में कहा कि डर भी तब खत्म हो जाता है जब लोग सच्चाई देख लेते हैं। मित्तल ने कुछ सेकंड तक उनकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर कहा कि वह उन्हें पसंद करता है और अगली डील खुद उनसे करेगा। आदित्य ने महसूस किया कि उसने उन्हें आधा मौका और आधा खतरा दे दिया है। बाहर निकलते समय गेट के पास खड़े 2 आदमियों ने धीमे स्वर में कहा कि यहाँ जो आता है वह या तो मित्तल का आदमी बन जाता है या फिर गुमनाम लाश। आदित्य ने स्कूटर स्टार्ट किया और शहर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन कसम खाई
कि अगली बार वह यहाँ सबूतों के साथ लौटेंगी और यह खेल खत्म करेंगी। आदिति ने अगले 3 दिन शहर की भीड़ में गायब रहकर बिताए, हर वक्त सादे कपड़ों में, कभी सब्जी मंडी में घूमते हुए, कभी पुराने चाय के ढाबे पर बैठकर और कभी किसी फोटो स्टूडियो में पुराने रिकॉर्ड देखती हुई वह हर उस कड़ी को जोड़ रही थी जो मित्तल तक पहुंचती थी। उनके पास अब मित्तल के कई गुप्त ठिकानों की लिस्ट थी, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल सिर्फ हथियार रखने के लिए और कुछ का ड्रग्स की सप्लाई के लिए होता था। आदिति ने अपने भरोसेमंद कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि अब वक्त आ गया है बड़े ऑपरेशन का। उन्होंने एक नक्शा फैलाया और हर ठिकाने पर अलग अलग टीम भेजने की योजना बनाई ताकि मित्तल के लोग भाग न सकें। रात में आदिति ने अपने घर की छत पर खड़े होकर शहर की रोशनी को देखा और सोचा कि कल सुबह शायद यह शहर थोड़ी राहत की सांस ले सकेगा। सुबह 5 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस की गाड़ियां बिना सायरन के अलग अलग गलियों में घुस गईं। आदिति खुद उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ी जहां वह मित्तल से मिली थी। उन्होंने रास्ते में वायरलेस पर लगातार बाकी टीमों की लोकेशन चेक की। फैक्ट्री के बाहर पहुंचते ही उन्होंने अपनी टीम को चारों तरफ फैलने का इशारा किया। गेट पर खड़े गार्ड्स ने बंदूकें तान दी, लेकिन आदिति की टीम ने फुर्ती से उन्हें काबू में कर लिया। आदिति सीधे अंदर बढ़ी और देखा कि मित्तल अपने 3 आदमियों के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी, पर डर नहीं। उसने कहा कि वह जानता था यह दिन आएगा, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से गोली की आवाज आई और एक कांस्टेबल घायल हो गया। आदिति ने तुरंत पोजीशन लेकर जवाबी फायर कराया। धुआं और चीखें पूरे हॉल में गूंजने लगी। मित्तल ने इस अफरा तफरी में भागने की कोशिश की, लेकिन आदिति ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी, बल्कि हार की थकान थी। पुलिस ने बाकी लोगों को पकड़ लिया और सबूतों के साथ मित्तल को जीप में डाल दिया। आदिति ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। शहर की सड़कों पर सूरज की किरणें फैलने लगी और लोगों को शायद पहली बार लगा कि कानून ने जीत हासिल की है। आदिति थाने में दाखिल हुई तो चारों तरफ मीडिया का शोर और कैमरों की फ्लैशलाइटें चमक रही थीं। हर कोई उनकी एक झलक कैद करना चाहता था, लेकिन उनकी आंखें भीड़ के पार उस कोने की तरफ देख रही थीं, जहां उनके माता पिता खड़े थे। उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व भी था। पिता ने बस सिर हिलाकर अपनी बेटी को सलाम किया। आदिति ने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगाया। बाहर मित्तल को पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह बेबसी थी। पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि महीनों से जिस गैंग ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ था, वह खत्म हो चुका है। शाम को आदिति अकेले अपने घर की छत पर बैठी थी, हाथ में चाय का कप और सामने वही शहर जिसकी गलियों में कभी डर का साया था। हवा हल्की ठंडी थी और नीम के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। अचानक उनका फोन बजा। कॉल पुलिस मुख्यालय से थी। आवाज आई कि डीजीपी साहब खुद उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आदिति ने औपचारिक धन्यवाद दिया, लेकिन कॉल कटने के बाद भी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान रही। उन्हें पता था कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सब की थी जो डर के खिलाफ खड़े रहे। रात होते होते आसमान में हल्का चांद उभरा और तारों ने जैसे उनके सफर की गवाही दी। उन्होंने सोचा कि आने वाले वक्त में और भी चुनौतियां होंगी और शायद कुछ लड़ाइयां उनसे भी कठिन, लेकिन अब उनके अंदर वह भरोसा था कि अगर इरादा साफ हो तो कोई भी ताकत सच्चाई को रोक नहीं सकती। नीचे सड़क पर बच्चे खेल रहे थे। कुछ लोग मित्तल की गिरफ्तारी पर बातें कर रहे थे और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। आदिति ने अपनी चाय खत्म की और घर के अंदर चली गई। उनकी चाल में
अब थकान की जगह एक अडिग आत्मविश्वास था। यह कहानी खत्म हुई थी, लेकिन उनके भीतर चल रही जंग अब भी जारी थी।